हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग लेकर आए हैं आज यूपीएससी का टेस्ट, जिसमें कि आज ये टेस्ट है टेस्ट नंबर 12। ठीक है, तो अगर आप भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं यूपीएससी का, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं विजन आईएएस का टेस्ट। जो कि टेस्ट देखिए डेली बेसिस पर टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग डेली टेस्ट लेकर आते हैं और हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और डेली टेस्ट इस पर करिए। ठीक है, देखिए जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व किए रहेंगे एग्जाम में बैठेंगे, तो वही क्वेश्चन आपको आसान लगेगा और टाइम मैनेजमेंट में भी आपको अच्छा उम, अच्छा प्रबंध कर पाएँगे अपने टाइम का। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कर पाएँगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना समय गँवाए। आपके सामने आता है ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इनकी स्थापना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है, जिनमें से राज्य सरकार की हिस्सेदारी सर्वाधिक होती है। वही दूसरा ऑप्शन कर रहा है, दूसरा स्टेटमेंट, कि ये आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं और राज्य सरकारों द्वारा इनकी निगरानी की जाती है। और तीसरा है कि आरआरबी के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक लक्ष्य के क्षेत्रक ऋण के लक्ष्य उनके समायोजित निवल बैंक ऋण यानी एएनबीसी का 90% है। कितने कथन सही है इसमें से? अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे। देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में है। कह रहा है कि इनकी स्थापना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है, जिनमें से राज्य सरकार की हिस्सेदारी सर्वाधिक होती है। तो देखिए पहला कथन तो इसमें गलत है। ये राज्य सरकार की हिस्सेदारी इसमें देखिए 15% की होती है, सिर्फ कितना, 15% की राज्य की। यानी कि देख लीजिए यहाँ बताता हूँ मैं। देखिए सेंट्रल का इसमें कितना होता है, सेंट्रल का, तो सेंट्रल देखिए इसमें 50% देती है, कितना, 50%। वही राज्य यानी स्टेट, तो स्टेट देगा ये 15%। और बाकी जो प्रायोजक बैंक होंगे जैसे कि सार्वजनिक बैंक, तो वो देंगे आपके कितने हो गए, 50, 15, 65 हो गया ना। यानी कि जो बचा हुआ है ये 35% ये अदर बैंक के देंगे। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। वही दूसरा है कि ये आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं और राज्य सरकारों द्वारा इनकी निगरानी की जाती है। देखिए ये विनियमित नाबार्ड द्वारा होते हैं। ठीक है, दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है आरआरबी के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण के लक्ष्य उनके समायोजित निवल बैंक ऋण का 90% है। तो देखिए यहाँ पे 90% ना होकर 75% है। ठीक है, 75%। तो तीसरा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यानी इसमें तो कोई कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। कोई कोई नहीं हो जाएगा, कोई कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आता है। यह अवधारणा वर्णन करती है कि करारोपण और ऋण ग्रहण वित्तीय व्यय के लिए समतुल्य साधन है। आज जब सरकार ऋण लेकर व्यय में वृद्धि करती है, जिस ऋण का भुगतान भविष्य में करों के द्वारा किया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था पर इसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा जैसा कि आज कर में वृद्धि के द्वारा वित्त की व्यवस्था करके सरकारी व्यय में वृद्धि करने से पड़ता है। उपयुक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसका वर्णन किया गया है? रिकार्डो का समतुल्यता, स्मिथ समतुल्यता, फिलिप समतुल्यता या नैश समतुल्यता। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए सरकार अपने बजटीय घाटे को या तो करारोपण या ऋण ग्रहण अथवा मुद्रा मुद्रित करने करके वित्त पोषित करती है। और ऋण ग्रहण सरकार का कर्ज जो है बढ़ जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन लगाएंगे ए, रिकार्डो का समतुल्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिकार्डो का समतुल्यता हो जाएगा। जो कि देखिए ऋण ग्रहण सरकार को कम उपयोग करने के बोझ को भविष्य की इसमें पीढ़ियों पर हस्तांतरित करने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, रिकार्डो की समतुल्यता। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में अवस्थित एक जापानी कार कंपनी का उत्पादन जापान के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में, किंतु भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में शामिल होगा। दूसरा कह रहा है जापान और भारत दोनों के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में शामिल होगा। तीसरा कह रहा है भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में, किंतु जापान के राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में शामिल होगा। वही चौथा ऑप्शन है कि जापान और भारत दोनों के जीएनपी में शामिल होगा। कौन सा कथन सही है? देखिए भारत में यानी भारत में विदेशी कंपनी हो मतलब फॉरेनर हो, और चाहे कोई डोमेस्टिक कंपनी हो, दोनों का ये जितना उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, उन सबको मिलाकर इसमें जीडीपी हम लोग
इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर फॉरेन इन्वेस्ट को हटा देंगे तो निकल के आ जाएगा जीएनपी। ठीक है, तो वही सेम तो वहाँ पर भी होगा, तो वैसे ही वहाँ पे करेंगे। देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी को जोड़ेंगे, लेकिन अगर जापान के सकल यहाँ पे सॉरी, जापान के सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में शामिल होगा, यानी जापान में क्या होगा, जीएनपी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जापान में जीएनपी रहेगा, लेकिन भारत में ये जीडीपी के रूप में इसको शामिल किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, समष्टि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में व्यापक मुद्रा में प्रचलन में मुद्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? वाणिज्यिक बैंकों और डाकघरों के पास रखी सावधि जमा, या बैंकों के पास रखी जमाएं मांग जमाएं, या तो ए और बी दोनों, या तो आरबीआई के पास जमा किए गए बैंकों के नगद रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। समष्टि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में व्यापक मुद्रा के प्रचलन में मुद्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन शामिल होगा? तो ये वाणिज्यिक बैंकों और डाकघरों के पास रखी सावधि जमा हो जाएंगी और बैंकों के पास रखी मांग जमाएं हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। दोनों कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इस सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है। सरकार निजी अभिकर्ताओं से इंजीनियरिंग कार्यों के लिए नीलामी आमंत्रित करती है। कच्चे माल की खरीद और निर्माण लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है। निजी क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम होती है और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता की प्रदायगी तक सीमित होती है। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस निवेश मॉडल का वर्णन किया गया है? यहाँ पे मॉडल दिया गया है बोट यानी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर एन्युटी मॉडल, या तो ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल, या तो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर टोल मॉडल, या तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। बताइए क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, ये है आपका ईपीसी मॉडल है। ईपीसी मॉडल क्या होता है? मतलब कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होता है? तो इस मॉडल के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है और सरकार निजी अभिकर्ताओं में इंजीनियरिंग कार्यों के लिए नीलामी आमंत्रित करती है। कच्चे माल की खरीद और निर्माण लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है और निजी क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम न्यूनतम होती है और इंजीनियरिंग विशेषता की प्रदायगी तक सीमित रहती है। इस मॉडल में सरकार पर अत्यधिक उच्च वित्तीय बोझ भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे। चलिए 6 नंबर देखेंगे। ट्रेजरी बिल यानी टी बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज है जिन्हें छूट पर जारी किया जाता है तथा परिपक्वता की स्थिति में अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। दूसरा है, ये 364 दिनों से अधिक की परिपक्वता के लिए जारी किए गए दीर्घकालिक ऋण लिखित होते हैं। कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए, ये जीरो कूपन सिक्योरिटी जिन्हें छूट पर जारी किया जाता है या तथा परिपक्वता की स्थिति में अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है, ये कथन सही है। लेकिन इसमें दूसरा कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए, ये 91 दिन या तो 182 दिन या तो 364 दिन में 3 अवधियों के लिए जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये लगाएंगे, केवल एक हो जाएगा। ठीक है, कितने दिनों के लिए होता है? 91, 182 या 364? सिर्फ 364 नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा किसी देश के भुगतान संतुलन यानी बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ये है, यह किसी देश की सरकार और शेष विश्व की सरकारों के बीच एक विशिष्ट अवधि में होने वाले सभी आर्थिक लेन देनों का एक व्यापक रिकॉर्ड है। या तो दूसरा, यह किसी देश के घरेलू बजट का सांख्यिकी विश्लेषण है जिसमें सरकारी व्यय और कर राजस्व शामिल होते हैं। या तो तीसरा, यह किसी विशिष्ट अवधि में देश के निवल विदेशी मुद्रा भंडार की एक माप है। या तो चौथा, यह किसी विशिष्ट अवधि में देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच होने वाले वस्तुओं सेवाओं और परिसंपत्तियों के सभी लेन देन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। चलिए बताइए
क्वेश्चन नंबर 7 बीओपी के बारे में। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा आपको मानसिक तनाव हो रहा होगा इतने बड़ी स्टेटमेंट देख के, लेकिन आपका मानसिक तनाव थोड़ा सा घटा देता हूँ मैं। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यह किसी विशिष्ट अवधि में देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच होने वाले वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के सभी लेन देनों का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एमएसएमई के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सूक्ष्म उद्यम ऐसे उद्यम है जिनका निवेश 1 करोड़ रुपए से और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो। दूसरा है, लघु उद्यम ऐसे उद्यम है जिनका निवेश 10 करोड़ रुपए से और वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक न हो। तीसरा है, मध्यम उद्यम ऐसे उद्यम है जिनका निवेश 100 करोड़ रुपए से और वार्षिक कारोबार 500 करोड़ रुपए से अधिक न हो। अब बताना है, ऑप्शन आपके सामने है कि केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या तो तीनों कथन। चलिए बताइए, आपके सामने यहाँ पर अब आ गया है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट आ गया है, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए। तो देखेंगे, सूक्ष्म उद्यम ऐसे उद्यम है जिनका निवेश 1 करोड़ रुपए से और 5 करोड़ रुपए के से अधिक न हो, यानी 1 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ तक का। पहला कथन सही। दूसरा कह रहा है, लघु उद्यम ऐसे उद्यम होते हैं जिनका 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक से अधिक न हो, यानी 10 से लेकर 50 तक। ठीक है। मध्यम में कह रहा है कि ऐसे उद्यम जिनका निवेश 100 करोड़ से लेकर 500 करोड़ रुपए तक कारोबार हो, 100 से लेकर 500 तक। तो क्या सही है? तो देखिए, इसमें 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक का है। ठीक है, 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक का। अच्छा, 1 का 5 गुना कितना होता है? 5 होता है। 10 का 5 गुना कितना होता है? 50 हो जाएगा। अगर 50 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे इसको याद करने का तरीका है। ठीक है, 1 इंटू 5 करेंगे 5, 10 इंटू 5 करेंगे 50, और 50 इंटू 5 करेंगे 250 आ जाएगा। ठीक है, तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम। ठीक है, तो यानी पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है। यहाँ 100 से 500 दिया है, जो कि 50 से 250 होगा। चलिए, क्या लगाएंगे ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, केवल 1 और 2 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एफडीआई भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा कुछ शर्तों के तहत इक्विटी साधनों के माध्यम से किया गया निवेश है। और दूसरा है, एफपीआई से प्रायः मेजबान देश में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रोजगार सृजन और संरचना का विकास होता है, जबकि एफडीआई से मुख्य रूप से वित्तीय बाजारों की तरलता और दक्षता प्रभावित होती है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? बताइए। तो देखिए, इसमें पहला कथन कह रहा है कि एफडीआई भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा कुछ शर्तों के तहत इक्विटी साधनों के माध्यम से किया गया निवेश होता है, जो कि सही है। लेकिन इसमें दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एफपीआई से प्रायः मेजबान देश में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रोजगार सृजन और अवसंरचना का विकास होता है, जबकि एफडीआई से मुख्य रूप से वित्तीय बाजारों की तुलना और वित्तीय बाजारों की तरलता और दक्षता प्रभावित होती है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए, इसके विपरीत एफपीआई में सामान्य तौर पर विदेशी कंपनियों और या तो सरकारों का स्टॉक, बॉन्ड और या अन्य प्रतिभूतियों जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश करना शामिल होता है। और एफपीआई का प्रारंभिक उद्देश्य पूंजी में वृद्धि, लाभांश या अपने निवेश पर ब्याज भुगतान के माध्यम से वित्तीय लाभ अर्जित करना होता है। तो एफपीआई सिर्फ अपने लाभ अर्जित करने के लिए आती है। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत, पहला कथन सही। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे इसमें? तो ऑप्शन नंबर लगा देंगे ए, केवल एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा देखिए, जितने लोग देखते हैं, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दे दिया करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और क्या कोई ऐसा और भी कोई वीडियो, और किस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है, या कैसा भी कोई डाउट वगैरह जो भी रहे, आप अपना इस कमेंट बॉक्स में बताया करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य
देश डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं, वही कह रहा है कि जनरल काउंसिल डब्ल्यूटीओ का सर्वोत्तम निर्णय लेने वाला निकाय है। तीसरा है डब्ल्यूटीओ का एक उद्देश्य विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय दर की स्थिरता प्राप्त करना है। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए, तो डब्ल्यूटीओ के बारे में है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं। तो क्या ये कथन सही है? तो देखिए ये कथन गलत हो जाएगा। 2016 में अफगानिस्तान डब्ल्यूटीओ का नया सदस्य बना था और वर्तमान में डब्ल्यूटीओ में कितने सदस्य हैं? 164। और इसमें संयुक्त राष्ट्र के 193 देश शामिल हैं और इस संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य डब्ल्यूटीओ के सदस्य नहीं हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र में कितने हैं? 193 और इसमें 164 ही हैं। तो पहला कथन गलत। वही दूसरा कह रहा है जनरल काउंसिल डब्ल्यूटीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। तो क्या ये कथन सही होगा? तो बिल्कुल सही है दूसरा वाला। वही तीसरा कह रहा है कि डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय दर की स्थिरता प्राप्त करना है। तो तीसरा भी कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए विनिमय दर की स्थिरता सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ये उद्देश्य होता है, आईएमएफ का उद्देश्य होता है। और तो इसलिए इसमें तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे? पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और दूसरा सही है। और पूछा क्या है? कौन सा सही नहीं है? तो दो कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे, भारत में कृषि संगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है। दूसरा है, इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में संचालित किया जाता है। तीसरा है, भारत में पहली कृषि संगणना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोजित की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे, कितने कथन सही हैं वो बताना है। तो चलिए, भारत में इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में संचालित किया जाता है। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत में पहली कृषि संगणना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ये नहीं हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से लेके 56 तक का था। लेकिन इसका जो था ये था 1970 से 71 के बीच में था। ठीक है, 1970 से 71 के बीच में था। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर, इसमें बी लगाएंगे। केवल पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, केवल दो, ओनली टू। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है शिपिंग सेवाओं से अर्जित निवल आय। दूसरा है पर्यटन से अर्जित निवल आय। तीसरा है बैंकिंग सेवाओं से अर्जित निवल आय। उपयुक्त में से कितने भुगतान संतुलन में निवल गैर उपादान आय का निर्माण करते हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि कितने भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में निवल गैर उपादान का निर्माण करते हैं। तो देखिए इसमें शिपिंग सेवाओं से अर्जित जो निवल आय होते हैं करते हैं, पर्यटन से भी करते हैं, बैंकिंग सेवाओं का भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। सभी के सभी कथन सही हो जाएंगे, सभी तीनों होंगे इसमें, सभी तीनों। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ऑल इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी स्थापना विश्व बैंक के विकल्प के रूप में अपने सदस्य देशों को धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। दूसरा है, इसका मुख्यालय बीजिंग में अवस्थित है। और तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के विचार विमर्श में इसे अस्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, है तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। एशियाई अवसंरचना बैंक, निवेश बैंक। देखिए यह विकासशील देशों के जीवन स्तर को बेहतर
बेहतर बनाने के उद्देश्य से वित्तीय, तकनीकी और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी विश्व बैंक समूह का एक प्रमुख अंग के साथ घनिष्ठ सहयोग में कार्य कर रहा है। और यह विश्व बैंक के विकल्प के रूप में कार्य करने के बजाय विश्व बैंक के लक्ष्य को सुदृढ़ करने के लिए मदद करता है। ठीक है, उसके जगह पर नहीं बल्कि उसको और सुदृढ़ करने के लिए कार्य करता है। तो यानी इसमें पहला कथन गलत हो जाएगा, उसके स्थान पे नहीं आया हुआ है। वही दूसरा कह रहा है कि इसका मुख्यालय बीजिंग में अवस्थित है, तो सही बात है, ये बीजिंग में है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के विचार विमर्श में इसे अस्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, 2 कथन सही है, 1 कथन गलत है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है राष्ट्रीय सकल सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी और जीडीपी में से विदेश से प्राप्त निवल कारक आय को घटाकर प्राप्त किया जाता है। वही दूसरा कह रहा है निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से मिल मूल्य ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जीएनपी पहला वाला कथन देखेंगे। कह रहा है कि जीएनपी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में से विदेश से प्राप्त निवल कारक आय को घटाकर प्राप्त किया जाता है। देखिए ऐसे नहीं होता है। कैसे निकलता है जीएनपी? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जीएनपी कैसे निकलता है। अगर जीएनपी आपको निकालना है तो जीडीपी और उसमें प्लस क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। विदेशों से जो प्राप्त निवल कारक आय होते हैं उसको, यानी फॉरेन में विदेशों से प्राप्त निवल आय का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए रिलायंस अगर कहीं विदेश में अपनी कंपनी डाली हुई है तो वहाँ से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, ठीक है, वो भी आके जीडीपी में आप यानी इसमें इंक्लूड करेंगे, मतलब इसमें फॉरेनर वाला निवल, तो उसको भी जीडीपी प्लस फॉरेन निवल उसको इसमें मिलाएंगे तो ये निकलेगा जीएनपी। ठीक है, तो वही कह रहा है। तो इसमें घटाएंगे नहीं बल्कि जोड़ते हैं, यहाँ पे घटाएंगे नहीं बल्कि यहाँ पर ऐड करते हैं। तो पहला कथन गलत। दूसरा कह रहा है निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें दूसरा कथन सही हो जाएगा, दूसरा कथन सही हो जाएगा। देखिए जी एनएनपी और जीएनपी में क्या अंतर होगा। पहले तो जीएनपी निकालना समझ गए, जीडीपी जीडीपी में जीडीपी रहेगा और उसमें जो विदेशों में लोग कमाए रहेंगे उसको निकाल कर जोड़कर निकलता है आपका जीएनपी। ठीक है, लेकिन अगर जीएनपी में से एनएनपी को निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, एनएनपी जीएनपी में से जीएनपी माइनस और जो मूल्य ह्रास हो जाएगा। मूल्य ह्रास क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक ट्रक में चूड़ी आ रही है, कोई एक ट्रक में चूड़ी आ रही है, मान लीजिए ट्रक है, ठीक है, इसमें चूड़ी आ रही है तो कुछ चूड़ी फूट गए, तो मान लीजिए 100 में से अगर 5 चूड़ी फूट गए तो बचे 95। तो इस 95 यानी इसमें 5 घटा देंगे जीएनपी में से, इसमें 5 घटा देंगे तो निकल के आएगा आपका एनएनपी यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लिखेगा, ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे, पहला गलत दूसरा सही, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा जीडीपी और जीएनपी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, एमएसपी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एमएसपी का उद्देश्य किसानों को बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाना है और इस प्रकार किसानों द्वारा फसल उत्पादों की आपात बिक्री को रोकना है। दूसरा है एमएसपी भारत सरकार द्वारा कुछ खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों के लिए दिया जाने वाला कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, तो चलिए देखिए एमएसपी का उद्देश्य किसानों को बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाना है और इस प्रकार किसानों द्वारा फसल उत्पादों की आपात बिक्री को रोकना है। बिल्कुल सही बात है, रोकना ही तो है। पहले ही मतलब अगर कोई बच्चा बाजार में उतार चढ़ाव होता है तो एमएसपी अगर निर्धारित रहेगा तो अब उसका भी जो भी हर्जाना है वो सरकार वहन करेगी, तो पहला कथन सही हो जाएगा। वही दूसरा कह रहा है कि एमएसपी भारत सरकार द्वारा कुछ खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों के लिए दिया जाने वाला कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य है। गारंटीकृत नहीं है ये, ठीक है, गारंटीकृत नहीं है। तो क्या लगाएंगे इसमें, इसमें पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संगठन राष्ट्रीय लेखा प्रणाली यानी एसएनए जिसका उपयोग वैश्विक स्तर पर आर्थिक कार्य
कार्यकलापों के मापन को संकलित करने के लिए किया जाता है, के विकास में संयुक्त रूप से शामिल था। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यूनाइटेड स्टेट फेडरल बैंक, विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 किसमें विकास के संयुक्त रूप से किसमें शामिल है? तो देखिए ये शामिल होता है यूएन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, संयुक्त राष्ट्र में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन जीडीपी का सर्वोत्तम वर्णन करता है? जीडीपी में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का योगदान, या तो आर्थिक समृद्धि में जैव विविधता का योगदान, या तो तीसरा संयुक्त राष्ट्र द्वारा जीडीपी गणना की रंग से कूटबद्ध विधि, या तो चौथा पर्यावरणीय क्षति के समायोजन के बाद जीडीपी गणना। 17 नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये ग्रीन जीडीपी को कौन वर्णन कर रहा है? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, पर्यावरणीय क्षति के समायोजन के बाद जीडीपी गणना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है ये? तो देखिए हरित या ग्रीन जीडीपी को सामान्यतः पर्यावरणीय क्षति के समायोजन के बाद जीडीपी को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली यानी एसएनए किसी समय अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग और धन के संचय से संबंधित आर्थिक कार्यकलापों को मापने के लिए प्रयुक्त एक लेखांकन ढांचा है। चलिए आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विश्व बैंक द्वारा जारी जॉब्स फॉर रेलिजियंस साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार भारत सहित दक्षिण एशियाई क्षेत्र अपने सांख्यिकीय लाभांश की स्थिति का लाभ नहीं उठा पा रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रोजगार में महिलाओं की अत्यंत कम भागीदारी। दूसरा है गैर कृषिगत क्षेत्रों में धीमी रोजगार प्रवृत्तियां। तीसरा है इस क्षेत्र का रोजगार अनुपात अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। और चौथा है जनसांख्यिकीय लाभांश की संकीर्ण अवधि जो केवल 2035 तक मौजूद रहेगी। 2035 तक बताना है उपयुक्त इस तरह की प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त में से कितने कारण हो सकते हैं? केवल एक, केवल दो, सभी, केवल तीन है तो सभी चार। चलिए बताइए कितने कथन सही हैं इसमें से? विश्व बैंक द्वारा जारी जॉब्स फॉर रेजिडेंस साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार ये है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए। तो देखेंगे इसमें रोजगार में महिलाओं का अत्यंत कम भागीदारी है। गैर कृषिगत क्षेत्रों में धीमी रोजगार प्रवृत्तियां हैं। इस क्षेत्र का रोजगार अनुपात अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। जनसांख्यिकीय लाभांश की संकीर्ण अवधि जो केवल 2035 तक ही मौजूद है। तो ये 2035 तक नहीं बल्कि 2055 तक का है। ठीक है, चौथा गलत हो जाएगा। यानी 1, 2, 3 कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, 3 कथन सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पर। चलिए ठीक है, यहाँ पर विधि अर्थ दिया है। फॉलो ऑन द पब्लिक ऑफर एक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्गमन। दूसरा है प्रिफरेंशियल इश्यू, इसका है कि व्यक्तियों, उद्यम पूंजीपतियों यानी वेंचर कैपिटलिस्ट इत्यादि के एक विशिष्ट समूह को नए शेयरों की बड़ी मात्रा में आवंटन की प्रक्रिया। और तीसरा है राइट्स इशू, ये मौजूदा इक्विटी शेयर धारकों को उनकी मौजूदा शेयरधारिता के अनुपात में शेयर का निर्गमन। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। बताना है केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई भी नहीं। तो चलिए ज़्यादा प्रेशर न ले। ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, नहीं सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। सभी करेक्ट हैं। ठीक है, सभी करेक्ट है, इसको पढ़ लीजिए, सभी करेक्ट हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 इसका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 19 को बोला सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि, प्रत्यक्ष कर की दरों में कमी और कृषि फसलों जैसी मदों के निर्यात में कमी उपयुक्त में से कितने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक होंगे?
केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई भी नहीं। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि करना होगा। देखिए, विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ का होना अनिवार्य है इसमें? नहीं, वो तो आईएमएफ के लिए था ना। देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ कि आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि करना, यानी कि अगर महंगाई को कंट्रोल, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है इसमें, ठीक है, तो आरबीआई द्वारा इसमें रेपो दर में वृद्धि करना होगा, यानी पहला कथन तो सही हो जाएगा। वही दूसरा कह रहा है इसमें कि प्रत्यक्ष कर की दरों में कमी, प्रत्यक्ष दर की करों में कमी, दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखेंगे, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकार द्वारा राजकोषीय उपाय अपनाए जा सकते हैं। इसमें प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, अप्रत्यक्ष करों में कमी होता है, यानी कि यहाँ पे अप्रत्यक्ष में करों में कमी होगा, अप्रत्यक्ष वाले में वृद्धि होगा। कृषि फसलों जैसी मदों के निर्यात में कमी, देखिए तीसरा वाला सही है, यानी पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 नंबर है, भारत में बीमा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में बीमा पैठ की दर सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक है। और दूसरा है कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 51% है। तीसरा है, भारत में बीमा घनत्व 20,000 रुपये से अधिक है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई भी नहीं। 21 का आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। 21, भारत में बीमा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है, भारत में बीमा पैठ की दर सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक है। 10% से अधिक है, क्या सही है? देखिए, भारत में बीमा पैठ की दर ये लगभग 2000 में था, सन 2000 में कितना था? सन 2000 में था 2.7%। वही 2021 में, अगर 2021 के आधार पर देखेंगे 2021, तो ये हो गया है आपका 4.2% का। ठीक है, तो इसमें कहाँ 10% थोड़ी ना आ पाएगा अभी, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 51% है। एफडीआई की सीमा 51%, तो देखिए इसमें एफडीआई की सीमा 74% का है। सॉरी, एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया ना। 49 पहले था, मतलब 51 यहाँ पे दिया गया था, तो पहले 49 था, 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया गया, 74%। तो दूसरा भी कथन गलत। कह रहा है, भारत में बीमा घनत्व 20,000 रुपये से अधिक है। 20,000 रुपये से अधिक है। देखिए, भारत में जो है ये बीमा घनत्व 2021 की से में बढ़कर ये $91, यानी कि 7,579 रुपये हो गया है। और 2001 में कितना था? तो $11.1 था। जीवन बीमा ये $69, यानी गैर जीवन बीमा, और $22। इसके अलावा भारत में बीमा घनत्व 2021-22 में $91 से बढ़ाकर 2022-23 में $92 हो चुका है। तो यानी कि इसमें तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा, न पहला सही, न दूसरा सही, न तीसरा सही। तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे कि कोई कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। विश्व बैंक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व बैंक समूह में शामिल होने के लिए किसी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनना अनिवार्य है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी IBRD विश्व के सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। और तीसरा है कि भारत विश्व बैंक समूह की सभी 5 संस्थाओं का सदस्य है। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, पहला कि विश्व बैंक समूह में शामिल होने के लिए किसी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय यानी IMF का सदस्य बनना अनिवार्य है, तो सही बात है। दूसरा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी IBRD विश्व बैंक के सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। तो देखिए, इसमें दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA, यह विश्व के सबसे गरीब देशों को ऋण प्रदान करता है। कौन? IDA। कौन करता है? IDA का मतलब क्या होता है इसका? IDA का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ होता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है ये है। अच्छा, वही IBRD यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक क्या है? देखिए, यह मध्यम आय वाले और गरीब किंतु बेहतर साख वाले देशों को सहायता प्रदान करता है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा।
तीसरा देखते हैं, भारत विश्व बैंक समूह की सभी 5 संस्थाओं का सदस्य है। सभी पाँचों का सदस्य है। तो देखेंगे इसमें तीसरा वाला कथन भी गलत हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र का सदस्य नहीं है इसमें, ICSID का। तो इसमें पहला सही है, 2-3 गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें ए लगाएंगे, केवल एक कथन सही होगा, केवल एक सही होगा। चलिए 23 नंबर देखेंगे। RBI की निम्नलिखित कार्रवाइयों पर विचार कीजिए। पहला है ब्याज दरों में कमी, दूसरा है आरक्षित आवश्यकताओं में वृद्धि, तीसरा है सरकारी बॉन्ड का विक्रय। उपयुक्त में से कितनी कार्रवाइयाँ RBI की हॉकिस संकुचनकारी मौद्रिक नीति के अंतर्गत संभावित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, ये तो कोई नहीं। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23, तो देखिए ब्याज दरों में कमी, तो ब्याज दरों में कमी वो होता है विस्तारकारी नीति में, ठीक है, विस्तारकारी नीति में होता है, संकुचन में नहीं होता है, विस्तारकारी नीति में होता है ब्याज दरों में कमी। दूसरा कह रहा है आरक्षित आवश्यकताओं में वृद्धि, सही है। सरकारी बॉन्ड का विक्रय, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। संकुचनकारी नीति में देखिए, संकुचनकारी नीतियों के प्रभाव में ये ब्याज दरों में वृद्धि करना, वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित आवश्यकताओं में वृद्धि करना और खुले बाजार के प्रतिभूतियों यानी सरकारी बॉन्ड का विक्रय करना आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 कथन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय से राजस्व प्राप्तियों एवं गैर ऋण सीजन पूंजीगत प्राप्तियों दोनों को हटाकर ज्ञात किया जाता है। वही दूसरा है कि प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटे में से सकल ब्याज देयताओं को घटाने पर प्राप्त होता है। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही या दोनों कथन गलत। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, तो देखिए सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय से राजस्व प्राप्तियों एवं गैर ऋण सीजन पूंजीगत प्राप्तियों को दोनों को हटाकर ज्ञात किया जाता है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटे में से सकल ब्याज देयताओं को घटाने पर प्राप्त होता है, तो दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा कथन गलत होगा क्योंकि देखिए सकल प्राथमिक घाटा अगर निकालना है तो उसमें सकल राजकोषीय घाटा से माइनस करेंगे, सकल राजकोषीय घाटा से माइनस करेंगे निवल ब्याज दायित्व को, ठीक है। जहाँ निवल ब्याज दायित्व में निवल घरेलू परिदाय पर सरकार द्वारा प्राप्त ब्याज प्राप्तियों में से ब्याज अदायगी करने पर शेष राशि आती है। दूसरा कथन गलत, पहला सही, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इन्हें सरकार की ओर से RBI द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है इन बॉन्ड का मूल्य सोने के मूल्य से संबंध होता है। तीसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर इनका व्यापार होता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। 25 नंबर, कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। इन्हें सरकार की ओर से RBI द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इन बॉन्ड का मूल्य सोने के मूल्य से संबंध होता है, ये भी सही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर इनका व्यापार होता है, तो ये भी सही है। कितने कथन सही नहीं है? तो कोई भी, सभी तो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, कोई कथन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इसमें कोई गलत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत आय, देश के भीतर वस्तुओं का उत्पादन, अन्य देशों से आयात और सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर शुल्क का उपयुक्त में से कितने सरकार के लिए कर राजस्व के स्रोत हो सकते हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या तो सभी चार। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे। तो देखेंगे इसमें व्यक्तिगत आय आ जाएगा, देश के भीतर वस्तुओं का उत्पादन हो जाएगा, अन्य देशों में आयात हो जाएगा, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर शुल्क, ये हटा देंगे। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, केवल तीन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, केवल तीन होगा। देखिए जो लास्ट तक रुके रहेंगे उन्हीं को बेनिफिट होने वाला है, बाकी जो लोग आएंगे चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, वो लोग ऐसे ही रह जाते हैं, उन लोग का रिजल्ट फिर ऐसे होना भी नहीं है।
क्योंकि वो लोग इधर-उधर हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि वो लोग एंटरटेनमेंट और शॉर्ट वगैरह वीडियो वगैरह में ही खुश हैं, ठीक है? तो यहाँ तो कोई एंटरटेनमेंट होने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ पर और भी ज़्यादा आपको कष्ट होने वाला है, ठीक है? आप ध्यान लगाएँगे, आपको कष्ट होगा और देखिए लेकिन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएँगे, आपके अंदर इतना ज़्यादा सुधार होता जाएगा कि आप ऐसे-ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे ही उड़ा देंगे, चुटकियों में। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास है। और दूसरा है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय इनकी इसकी नोडल एजेंसी है। तीसरा है, इसका मुख्य उद्देश्य कौशल विकास से संबंधित सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना और संचालन करना है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई भी नहीं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 27। 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे, यह एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पूर्ण स्वामित्व तो सरकार के पास है, तो ये गलत है, पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास नहीं है। और दूसरा है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है, तो दूसरा कथन सही है। और तीसरा है कि इसका मुख्य उद्देश्य कौशल विकास से संबंधित सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना और संचालन करना है, तो तीसरा भी कथन सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी लगाएंगे, केवल दो कथन सही है, ठीक है? ऑप्शन बी लगाएंगे, केवल दो कथन सही है। चलिए 28 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पूंजी बाजार ऋण के साथ साथ इक्विटी लिखतों में भी व्यापार करते हैं। वही दूसरा है कि जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक पत्र पूंजी बाजार व्यापार में की जाने वाली प्रतिभूतियां हैं। और तीसरा कथन है, मुद्रा बाजार की तुलना में पूंजी बाजार में सार्वजनिक भागीदारी सीमित होती है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे। तो देखेंगे 28 में पहला कथन सही है, लेकिन बाकी इसमें दूसरा और तीसरा कथन गलत है। दूसरा और तीसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें लगाएंगे ए, केवल एक होगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। भारत में ब्याज दरों में कमी और विदेशी वस्तुओं की मांग में कमी और भविष्य में विदेशी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि की संभावना उपयुक्त स्थितियों में से कितनी भारतीय रुपयों के अधिमूल्यन का कारण बन सकती है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई भी नहीं। 29 का आंसर करेंगे। 29 का आंसर करेंगे। तो 29 में देखेंगे, इसमें भी आपका पहला कथन गलत है और तीसरा कथन गलत है। दूसरा कथन सही हो जाएगा, विदेशी वस्तुओं की मांग में कमी। ये हो जाएगा, कितनी भारतीय रुपये के अधिमूल्यन में कारण बन सकती हैं? तो ये विदेशी वस्तुओं की मांग में कमी। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, केवल एक हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा इसका। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, केंद्रीय संस्कृति मंत्री। 30 नंबर का आंसर करेंगे। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, केंद्रीय संस्कृति मंत्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 2025 के लिए पीटी के लिए कर रहे हैं, यूपीएससी का टेस्ट। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करिए और सभी लोग सम्मिलित होइए करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।